हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी में। आज मैं आपके लिए टॉप छायावादी प्रीवियस ईयर पेपर यानी गत वर्षों में पूछे गए प्रश्न लेकर आई हूँ। और ये प्रश्न टीजीटी से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक सभी परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप क्रमबद्ध मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं टीजीटी से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ छायावाद के 50 हैं। इसमें जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति में अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। ये कथन किस आलोचक का? भाई मेरा थोड़ा सा गला हमेशा खराब रहता है, तो कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति में अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। ये कथन किस आलोचक का है? तो ये मेरे उत्तर बताने से पहले आप लगा लेना। टॉप 50 क्वेश्चन करवाऊंगी, जिनमें से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, कितने गलत होते हैं, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताओगे। मतलब कि आपके जो सही हैं वो बता देना, ठीक है। 50 में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं? छायावादी डॉक्टर नंगेदर, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा। तो इसका आपका उत्तर रहेगा राम कुमार वर्मा, ठीक है। इसका आपका द रहेगा राम कुमार वर्मा। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति में अभिव्यक्त होने लगी तब हिंदी में उसी छायावाद नाम से अभिहित किया गया। यह कथन किस आलोचक का है? राम कुमार वर्मा का है। निम्न कविताओं में से छायावाद का प्रारंभ किस कविता से मानना उपयुक्त है? यानी छायावाद का प्रारंभ, छायावाद की शुरुआत किस कविता से हुई? प्रश्न में ये पूछा गया। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आप कमेंट करके बताओगे इसमें कौन सा आएगा। झरना, मैं नीर बड़ी दुखी बदली, जूही की कली, बादल। तो आप सभी जानते हैं बहुत ही आसान प्रश्न है। जूही की कली से छायावाद का आरंभ माना जाता है, लेकिन बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेरी समझ में नहीं शैली में भावनी भावों की छाया पाई जाती है, जिन्हें पकड़कर हृदयंगम करने में पाठकों की कठिनाई होती थी। इस छायावादिता से ही मैंने छायावाद का शब्द बनाया था। एक बार फिर से सुन लीजिए। मेरी समझ में नहीं शैली में भावनी भावों की छाया पाई जाती है। मतलब मेरी शैली में भावनी भावों की छाया पाई जाती है, जिन्हें पकड़कर हृदयंगम करने में पाठकों को कठिनाई होती थी। भाई जिनको पकड़कर जो समझते, मैं आप मान लीजिए मैं पढ़ रही हूँ तो मैं समझ रही हूँ कि क्या कहना चाहता है लेखक, तो उसी प्रकार से मैं बोल रही हूँ तो आप ये समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। इस छायावाद से ही मैंने छायावाद शब्द बनाया था। इस छायावादिता से ही मैंने छायावाद शब्द बनाया था। ये कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, मुकुटधर पांडे का है, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी का है। तो इसका आपका रहेगा मुकुटधर पांडे ने ही, देखो छायावाद शब्द पूछा गया है तो छायावाद शब्द का मुकुटधर। और आपकी राय में इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए, आप कमेंट करके अवश्य बताना। देखिए जीवन जो पाता आया है विरोध, दिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। उक्त पंक्ति किस कवि की है? निराला की, जयशंकर प्रसाद की, पंत जी की, महादेव वर्मा की। तो इसमें निराला के जीवन में बड़ा ही मतलब एक बड़ा कष्टदायक जीवन रहा है। क्या उसकी जब जब उनकी पत्नी का भी देहांत हो जाता है, एकमात्र पुत्री का भी देहांत हो जाता है सरोज का, जिसमें सरोज समृति लिखी है। तो सरोज समृति में कहा कि दिखी जीवन पाया आय विरोध। तो ये बहुत ही मतलब दर्दनायक इनकी कहानी रही है। और राम की शक्ति पूजा में भी इन्होंने अपने दुखों के मतलब कि अप्रत्यक्ष रूप से, आपको लग रहा है कि राम के माध्यम से उन्होंने अपने दुखों का वर्णन किया है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता सावन पंचक तो पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुई थी। यहाँ से देखो, यहाँ से आपके कितने प्रश्न बन रहे। देखो, जयशंकर प्रसाद की कविता, प्रथम कविता कौन सी है? सावन पंचक। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता कौन सी? सावन पंचक। और ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो ये कलाधर में।
जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता जय झरना को माना जाता है। 133 छंदों का विरह प्रधान समर्थित काव्य, इसमें देवदूत, इसे देवदूत कहा जाता है। इसे प्रसाद की प्रथम काव्य संग्रह कानन कुसुम कहा गया है। तो इसमें आपका क्या रहेगा भाई उत्तर? ये तो है ही नहीं, सीधा ही दे दिया गया है। ठीक है, तो आप इसे क्या है सीधा ही याद कर सकते हैं। क्या है ये? आंसू है, जो आंसू है विरह प्रधान। देखो ये नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि आंसू है ना 133 छंदों का विरह प्रधान समर्ति काव्य और उसे देवदूत कहा जाता है। देखो जो आंसू होंगे तो विरह में ही बहाई जाएंगी। कामिनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? शैव दर्शन, आर्यवन दर्शन, अद्वैत वेदांत दर्शन, बौद्ध दर्शन। कामिनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? तो इसका रहेगा आपका उत्तर शैव दर्शन। देखो दर्शन होते थे, जैसे मान लीजिए दर्शन का मतलब कि किसी भी एक तौर तरीके से एक नियम के अनुसार किसी चीज को मानना। मान लीजिए शैव दर्शन, आप शिव की भक्ति करते हो तो शिव के जैसे शिव के जो भजन सुनते हो, मंदिर जाते हो, उसकी पूजा करते हो, तो एक नियमबद्धता होती है। अरविंद दर्शन इनके, बौद्ध दर्शन जैसे बौद्ध धर्म के अपने नियम होते, उसके तरह बौद्ध धर्म को अपनाना। ठीक है, तो हर एक धर्म, जैसे जैन है तो जैन को अपने तरफ, तो ये दर्शन होते थे, इनके अपने अपने नियम होते थे। उसी कायदे कानून से ही जो क्या, जैसे आजकल आप फॉलोवर्स बोलते हो ना, लेकिन उस समय क्या अनुकरण करने वाला, अनुसरण करने वाला, वो उसी तरीके को अपनाते थे। सरोज समर्थी में सरोज कौन है? ये तो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि निराला की पुत्री है, और ये आसान प्रश्न है, सभी को आता भी है। प्रकाशन की दृष्टि से पंथ की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? अब कहोगे मैम ये तो क्या मतलब कि हमसे नहीं पूछा जाएगा टीजीटी पीजीटी वाला। तो मैं ये कहती हूँ कि टीजीटी पीजीटी सभी में क्या है पूछा जाता है, और आजकल प्रश्न बड़े गहराई से आने लगे हैं। तो इतना जरूर याद कर ले, अगर आप एक क्रम याद नहीं कर रहे तो ये रचनाएं किसकी है? पंथ की है। तो ये ग्रंथि, युगांत, युगवाणी, ये सारी किसकी है? इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ये मतलब ये क्या है? सारी की सारी पंथ की है। ग्रंथि, गुंजन, युगांत। युगांत से छायावाद का अंत माना जाता है और प्रगतिवाद की शुरुआत मानी जाती है। मतलब छायावाद का अंत हो गया, ऐसे पूछा जाता है कौन सी पंथ की ऐसी रचना है जिसमें छायावाद का अंत और प्रगतिवाद की शुरुआत है? तो देखो छायावाद का अंत युगांत से है। युगवाणी, युगदल, ये दोनों ही 1947 की है। यानी युगवाणी, ये ऐसा याद कर लेना कि जैसे युगवाणी, जैसे हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे एक नई युग की शुरुआत हुई थी, मैंने तो इसको ऐसे याद किया था। प्रकाशन की दृष्टि से महादेवी की रचनाएं, अब ये सारी रचनाएं किसकी? महादेवी की है। जो टीजीटी वाले अभ्यर्थी देख रहे हैं तो ये जरूर याद कर लें, ये सारी किसकी? महादेव। निहार है, रश्मि है, निर्जा है। तो इसका आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 6। देखो मैंने इसकी एक ट्रिक बनाई है, निहार मतलब कि हम जब सुबह का मौसम होता है कि निहारते हैं, फिर है रश्मि, फिर थोड़ी सी किरण आती है, रश्मि मतलब थोड़ी सी किरण, फिर निर्जा, फिर दीपशिखा, फिर हम क्या करते हैं? दीप जलाते हैं। तो निहार, रश्मि, निर्जा वो शाम तक होते होते हम के साथ दीप जलाते रहते हैं। तो इसको एक निहार, रश्मि, निर्जा, दीपशिखा ऐसे भी आप इसे याद कर सकते हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से इन कविताओं का सही कालक्रम किस विकल्प में है? तो देखें सही कालक्रम पूछा गया, और ये किसकी है? ये जयशंकर प्रसाद की है। तो 10 का आपका रहेगा बै कानन कुसुम आंसू लहर कामयानी। अब देखो मैंने भी इसकी भी ट्रिक बनाई थी। जयशंकर प्रसाद, देखो कानों में कुसुम, ये अब कानों में कुसुम डालकर वो कहाँ गई है भाई? कान में कुसुम, अब कान में कुसुम डालेगी तो क्या होगा? मतलब कि जो कान में डालते हैं ना, जैसे मैंने भी कान भाई छिदवाए थे तो बड़े आंसू आए थे, दर्द हुआ था, तो कानून में कुसुम डालेगी तो आंसू आएंगी। फिर लहर, फिर क्या है वो अभी तो परेशान हो गई तो लहरों को देखने चलेगी। कौन देखने चलेगी? कामयानी देखने चलेगी। तो ऐसे आप ट्रिक से, जरूरी नहीं कि मेरी ट्रिक आप अपना अपने तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। पंत जी की किस काव्य कृति में भाषा, अलंकार, छंद, सब चयन के संबंध एक लंबी भूमिका है? मतलब लंबी भूमिका किसमें है? गुंजन में, ग्रंथि है, पल्लव में है, वीणा में है। तो 11 का रहेगा आपका पल्लव में क्या है? भाषा, अलंकार, छंद, इन सब की एक लंबी भूमिका है। मतलब इन सब में एक मतलब प्रयोग किया गया ज्यादा से ज्यादा, तो किसमें किया गया? पल्लव में
किया गया है। छायावाद की काव्य की सबसे बड़ी कलात्मक विशेषता क्या थी? देखो भाई, सबसे बड़ी कलात्मक विशेषता क्या थी? व्यंजना, प्रकृति, जीवन की निश्चरता, प्रतीक योजना। तो 12 का आपका रहेगा ए, व्यंजना। व्यंजना सौंदर्य। छायावाद की सबसे कलात्मक विशेषता क्या थी? व्यंजना सौंदर्य थी। देखो भाई, अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप 90 68 68 49 54 पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। जो आरटीजीटी पीजीटी की पेड पीडीएफ रहेगी, यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की भी, और यूट्यूब से सबसे सस्ती पीडीएफ मिलेगी आपको। क्लास आपको यूट्यूब पर ही मिलती रहेगी, तो अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं पीडीएफ लेकर। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो मैं सबसे पहले बोलती हूँ कि आप अंडरलाइन कर लिया करो कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। ऐसे आपका 50% प्रश्न तो यहीं ठीक हो जाता है। जो गलती कहाँ होती है, क्योंकि हम जल्दबाजी में और कॉन्फिडेंस में बोलते हैं ना, जिसे अति आत्मविश्वास हो जाता है आप में कि मतलब मैं तो ये तो सारे मुझे याद ही हैं, ऐसे सोचकर आप जल्दबाजी में गलती कर देते हो। तो अंडरलाइन कर लेना सबसे पहले, ताकि ये समझ में आ जाए कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। आंसू को आधुनिक हिंदी का प्रथम उत्कृष्ट शोगीत कहा गया है। तुलसीदास 101 छंदों में रचित खंड काव्य है। राम की शक्ति पूजा कथानक बंगाल की कृत्तिवास रामायण से लिया गया है। पंत जी की प्रथम छायावादी रचना गिरजे का घंटा है। तो इसमें क्या है, 4 ऑप्शन है, 4 में से एक प्रश्न क्या है, गलत होगा, बाकी 3 क्या है, सही होंगे। तो वो गलत है, वो आपको देखना है। तो 13 का आपका रहेगा ए, ये क्या गलत है। बाकी क्या है, ये क्या, आंसू अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा ना, वीर्य प्रधान गीत है। तो तुलसीदास क्या है, एक खंड काव्य है। और ये तुलसीदास किसकी रचना है? निराला की। कभी को कि जो अभ्यर्थी पहली बार तैयारी कर रहा है ना, तो उसे लगे तुलसीदास, तो मैडम गलत बता रही है। तुलसीदास तो क्या एक लेखक का नाम है, कवि का नाम है। तो भाई इसमें यह है कि तुलसीदास एक रचना का भी नाम है। तुलसीदास 101 छंदों का खंड काव्य। खंड काव्य में प्रबंध काव्य के 2 भाग होते हैं, एक तो होता है खंड काव्य, एक होता है महाकाव्य। जो जीवन के एक भाग को लेकर लिखा जाता है उसे कहते हैं खंड काव्य, और जीवन के समग्र भाग को लेखक लिखता है उसे महाकाव्य कहते हैं। तो 101 छंदों में ये रचित, एक किसमें, तुलसीदास में किसकी रचना है? निराला की है। कितने छंद है इसमें? 101 छंद है। कैसा है? खंड काव्य है, इतना याद रखेंगे। राम की शक्ति पूजा कथानक बंगाल के कृत्तिवास रामायण से लिखी है। अब प्रश्न ये बनता है कि राम की शक्ति पूजा किसके आधार पर इसकी रचना की गई, या किससे प्रभावित होकर लिखी लेखक ने? तो ये बंगाल के कृत्तिवास रामायण का प्रभाव है किसमें? राम की शक्ति पूजा में। याद करने में कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि राम की शक्ति पूजा राम से संबंधित है, और रामायण भी किसमें है? राम से संबंधित है। और ये सारी निराला की रचनाएं हैं। पंत की प्रथम छायावादी रचना, ये क्या है? पंथ की। और प्रथम छायावादी कौन सी रचना है? गिरजे का घंटा है। तो जो भी चीजें प्रथम होती है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। जैसे मान लीजिए आपके घर में आप पहली बार असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हो, तो ये आपके घर में पहला होगा, तो आपका नाम सदियों सदियों तक याद रहेगा भाई। ठीक है, तो पहली बार चीज बड़ी खास होती है। ओज और ओदारी का कवि किसे कहा जाता है? निराला, पंत, वर्मा, हरिवंश राय बच्चन। तो इसमें आपका उत्तर रहेगा ए, निराला। ओज और ओदारी का कवि किसे कहा जाता है? निराला को कहा जाता है। मतलब ओज ओदारी एक्शन लेने वाला, जैसे मैं ऐसे एक्शन इसलिए बोलती हूँ कि मतलब उत्साहित होने वाला, आक्रामक। जैसे मान लीजिए आपको किसी ने कुछ कह दिया और आपके स्वाभिमान के कुछ उम्मीद है, तो आप ये कहोगे ये काम, तो मान लीजिए कि आप लंबे समय से तैयारी कर रहे हो और आपको कोई ये दे इससे कुछ नहीं होने वाला, ये पता नहीं क्या पड़ता है, तो आपको एक एकदम ओज भी मैं बन के दिखाऊंगा या बन के दिखाऊंगी। तो उसी तरह का स्वभाव किसका था? निराला का। और ये काफी उस समय के जो लेखक थे इनके विरोध में रहते थे। बड़ी गरीबी ने इन्हें बड़ा ही जकड़ रखा था। कहा जाता कि महादेवी वर्मा इनकी मुंह बोली बहन थी, और ये राखी बंधवाते थे, तो उनसे ऑटो का किराया लेते थे। और ये काफी इनका जीवन दर्दनाक रहा है। पंत की कविता लोकायतन किस वर्ग में आई है? महाकाव्य, गीति काव्य, वीर काव्य, काव्य, नाटक। महाकाव्य में आपको बता चुकी हूँ कि महाकाव्य जो बड़ा होता है, और लेकिन काव्य मतलब इसमें लय की प्रधानता होती है। गीति काव्य ये नाम से ही लगता है, जिसमें गीत गाए जाते हैं, जैसे वीर काव्य जिसमें क्या होता है? अलगाव की स्थिति होती है। और काव्य नाटक, तो नाटक क्या है? काव्य में लिखा जाए। तो इसका आपका उत्तर रहेगा ए, महाकाव्य। पंत का लोकायतन क्या है? महाकाव्य है। और एक तरह से देखा जाए तो ये लंबी कविता की तरह है।
और ये लोकायतन पर इन्होंने लेनिन पुरस्कार भी मिला है, ये आप याद रखेंगे। पंत को लोकायतन पर लेनिन पुरस्कार मिला है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अभी थोड़ी देर के बाद आपको यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कहानियों की क्लास मिलेगी। और कहानी की क्लास क्या है, मैं 21 की 21 कहानियां करवा रही हूँ। मैंने 11 कहानियां करवा दी है 12वीं, और पूरी 21 की 21 कहानियां मिलेगी, संपूर्ण पाठ्यक्रम मिलेगा। तो आप उसका निःशुल्क रूप का फायदा उठाते रहे। पीडीएफ के लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं। जूही की कली कविता को सरस्वती के संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या आरोप लगाकर प्रकाशित करने से इनकार कर दिया? बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैंने इसमें क्या, ये टाइपिंग में गलती हुई है, इसे आप याद रखेंगे। इसमें प्रकृति पर मानवीय चेतना का आरोप है, इसमें अश्लीलता है, इसमें लाक्षणिक पदावली, इसमें छंदबद्ध नहीं है। तो 16 का रहेगा आपका बी। इसमें क्या है, बी नहीं बै, इसमें क्या है, इसमें अश्लीलता का। जूही की कली आपने अगर रचना पढ़ी है तो थोड़ा सा नर्सरी का मतलब एक शारीरिक सौंदर्य का वर्णन है। तो इसलिए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे अश्लीलता का आरोप लगाकर, इनकी पत्रिका कौन सी थी, सरस्वती। और सरस्वती के संपादक कब बने थे, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। सरस्वती के संपादक बने थे 1903 से लेकर 1920 तक रहे, और बड़ी ही पत्रिका ये चली थी इनमें। लेकिन जब बाद में ये निराला से मिले, इनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। इसके अलावा इस 1900 में ही ये शुरुआत हो गई थी डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ये यानी इसके संस्थापक कौन है और संपादक कौन है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। मैं डेली आपसे प्रश्न मैं नहीं बताऊंगी, आप बताओगे सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, पहले संपादक और संस्थापक कौन थे, क्योंकि बड़ा ही कंफ्यूजन वाला रहता है। अगर आप नहीं बता पाओगे, वैसे तो मुझे उम्मीद है बता दोगे आप, और नहीं होगा तो गलत अगर हो भी जाता है तो मैं कम्युनिटी में इसके उत्तर लगा दूंगी। तोड़ती पत्थर कविता का मूल स्वर क्या है, छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, इनमें सभी। तो 17 का आपका रहेगा बै, प्रगतिवादी। तो देखिए इसमें एक तोड़ती पत्थर कविता के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, वैसे आपने पढ़ा होगा, लेकिन मेरे साथ तो सारे अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं जिसने नहीं भी पढ़ा है। तोड़ती पत्थर बड़ी ही मार्मिक कविता है, मैं तो उसको पढ़ रही थी, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मतलब इतनी कड़ी धूप है, और यह एक प्राकृतिक सौंदर्य एक महिला में, मतलब किसी जो सजी सवरी होती है महिला, उसमें ही सौंदर्य नहीं होता है। मतलब किस प्रकार से वो अपने बच्चों को पालती है, पीछे पीठ पर उसने बच्चा बांध रखा है, और वो बच्चा भी सूख कर क्या गई, सूखी लकड़ी की हड्डी ऐसा होगा जैसे एक सूखी लकड़ी है, और क्योंकि सारा दिन बच्चा भी धूप में मरता है और वो पत्थर तोड़ रही है। तो ये प्रगतिवादी, मतलब प्रगतिवादी रचनाओं में क्या होता था कि जीवन का एक संघर्ष दिखाया जाता है, एक मानवीय जो यथार्थ पर दिखाया गया था। छायावादी में तो बहुत कल्पनाएं होती थी, लेकिन प्रगतिवादी में जो यथार्थ की जो घटनाएं हैं, यथार्थ को दिखाया गया था, मतलब एक वास्तविक जीवन को दिखाया गया है। और एक माँ का जो हृदय है कि वो किस प्रकार से संघर्ष करके अपने बच्चों को पालती है। राम की शक्ति पूजा का कथानक प्रतीक रूप से घोषित करता है, राम की रावण विजय पर, देव की दानव विजय पर, मानव की शक्ति विजय पर, सत्य की असत्य विजय पर। तो 18 का आपका उत्तर रहेगा द, सत्य की असत्य पर विजय। मतलब कि आपने ये कहानी राम की शक्ति पूजा, जो कि मतलब राम एक मानवीय, मतलब एक जैसे आम इंसान दुखी होता है, तो इसी प्रकार लक्ष्मण को जब बाण लगता है तो राम बड़े ही दुखी होते हैं, और एक आम इंसान की तरह भगवान की पूजा यानी दुर्गा माता की पूजा करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं। और इसमें कहा गया है कि मतलब कि जैसे एक पत्नी उस समय की, यानी कि ये राम के विचार है, ये हमारे एक कवि तुलसीदास ने लिखे हैं। और उस समय लोगों की क्या विचारधारा होती थी, एक पत्नी को पैर की जूती के समान समझा जाता था, लेकिन क्या है वो क्या था कि अपने सम्मान के लिए लोग स्त्री को बचाते थे, वैसे स्त्री का इतना महत्व तो नहीं था। लेकिन इसमें दिखाया गया कि एक भाई को कितना महत्व दिया जाता है, कि इसमें कहा गया कि एक मानवीय परिवार की, यानी मानव, एक मानव को जब उस समय सोचता था वही सोच दिखाई गई कि एक मतलब कि कुछ भी चला जाए, धन चला जाए, पत्नी चली जाए, लेकिन एक भाई का साथ नहीं जाना चाहिए। तो एक तरह से देखा जाए ये हमारे लेखक के विचार नहीं, लेखक वो लिखता है जो समाज में घटित होता है, तो उस समय के समाज को दिखाया गया है। कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कुर्मांचल प्रदेश की को है।
ये कथन किसका है? पंत जी का। एक कुरुमांचल जन्मभूमि किसकी है? पंत की है। हरिवंश राय बच्चन की है। माखनलाल चतुर्वेदी की है। तो इसमें क्या है? महादेव वर्मा की है। तो यहीं आपको उत्तर मिल जाएगा। 19 का आपका रहेगा है, पंत जी की थी। पंत जी की जन्मभूमि थी कि कहाँ? कुरुमांचल। विभिन्न आलोचकों के मतानुसार छायावाद के प्रवर्तक असंगत है। भाई देखो, छायावाद की 4 प्रवर्तक माने गए हैं, लेकिन अलग अलग आलोचकों ने अलग अलग माना है। तो यहाँ में एक बहुत बड़ा कंफ्यूज रहता है, वो मैं आज आपका दूर कर दूंगी। इसमें कुछ नहीं भी दिए गए, मुख्य तो 4 है, वैसे तो अलग अलग है। ये परीक्षा में तो ज्यादातर 4 पूछे जाते हैं, लेकिन नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर में तो काफी भी आ जाते हैं। तो देखेंगे आचार्य शुक्ल, मैथिली गुप्त, प्रभाकर माचवे, माखनलाल चतुर्वेदी। आपको निशान लगा लेना है, नहीं कमेंट करना है कि इसका उत्तर क्या होगा, क्योंकि आपको बताना भी तो है ना आपके कितने नंबर आ रहे हैं, इनमें से आपकी तैयारी कितनी है। नंदुलारे वाजपेयी, सुमित्रा नंदन पंत, चतुर्सेन शास्त्री, जयशंकर प्रसाद। तो 20 का आपका उत्तर रहेगा द चतुर्सेन। और मुझे तो इसका लग रहा है ये एक बार मुझे ये मैथिली गुप्त भी ठीक है, लेकिन इसमें मुकुटधर पांडे भी मुझे लग रहा है कि गलत है, क्योंकि इसमें मुकुटधर पांडे को भी माना था रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। और कई बार आप ये लगा देते हैं कि छायावाद शब्द का जो प्रयोग किया था मुकुटधर पांडे ने ही किया था। और आपको ये लगता है बहुत से अभ्यर्थियों की जो भाई अच्छा रामचंद्र शुक्ल ने जो कह दिया वो सही है, हालांकि वो बड़े अच्छे आलोचक रहे हैं और ऐसा कोई कवि या लेखक नहीं बचा जिस पर रामचंद्र शुक्ल ने अपनी लेखनी या आलोचना नहीं की है। लेकिन ये जानकर बड़ी हैरानी होगी, अगर आप थोड़ा सा गहराई से पढ़ोगे तो आपको ज्ञान होगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बिल्कुल प्रत्यक्ष और प्रमाण के साथ इनके विचारों को कई बार खंडन किया है और ये सत्य भी साबित हुआ है। तो मेरे अगर विचार से पूछा जाए तो मुझे तो साहित्य में जो आलोचना करने वाले जो लगते हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी। जैसे इन्होंने कहा था कि ना आदिकाल को वीर गाथा काल, तो उन 12 रचनाओं के आधार पर वीर गाथा काल कहा था, लेकिन हजारी प्रसाद ने एक एक रचना को बिल्कुल प्रमाण के साथ उनका खंडन किया कि यहाँ आप गलत हो, ठीक है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी रामचंद्र शुक्ल से भी कहीं बढ़कर है। तो इसलिए मैं आपको ये एक मतलब कि आपको ये लगता है कि छायावाद का वास्तविक प्रवर्तक आपसे पूछ लिया जाए तो ये आएगा आपका, कौन सा आएगा? जयशंकर प्रसाद आएगा। और जयशंकर प्रसाद को जबकि रामचंद्र शुक्ल ने मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक माना है, ठीक है। किसने माना है? मुकुटधर पांडे ने माना। लेकिन मुकुटधर पांडे को कि छायावाद का अगर हो भी नहीं सकता, जयशंकर प्रसाद इसके वास्तविक आएंगे। तो ये सारे जो रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं, तो आपको क्या अंधभक्त इसका नहीं बनना है कि ये जो कह रहे हैं वही ठीक है। हाँ, वैसे इन्होंने काफी अच्छी आलोचना की है, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी की तुलना में थोड़ी सी मुझे कम लगती है, ठीक है। प्रभाकर वाजपेयी कौन मानते? माखनलाल चतुर्वेदी को। नंदलाल वाजपेयी मानते सुमित्रा नंद पंत को। माफ कीजिए भाई, कहती हूँ ना मेरा थोड़ा सा गला खराब रहता है। उज्जवल वर्धना चेतना सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, पंक्ति कामिनी के किस तरह से लगी? लज्जा, श्रद्धा, चिंता, आशा। तो 21 का आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, लज्जा। और ये कामिनी किसकी रचना है? ये भी जयशंकर प्रसाद की। इसकी जो इसका जो सन है वो काफी कंफ्यूज करता है, संशय करता है। और मेरे से बहुत से अभ्यर्थियों ने बहस भी की थी। देखो 1935 इसका है, चाहे आप सर्च कर लेना 1935 है कहीं पुस्तक में, क्योंकि कई पुस्तकों में कई बार कई प्रश्न गलत होते हैं। मैं भी कई बार जल्दबाजी में लगा देती हूँ, तो बाकी आपका एक बार रिस्पॉन्स आ कि मैम आपको जो उत्तर आता है वही लगाया करो। कई बार आप देखो भाई मानवीय भूल होती है, कई बार हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो मैंने गलती की है वो आपकी मैंने सुधरवाई नहीं है। कामायनी 1935 और गोदान 1936 में लिखी गई थी। तो 35 और 36 का अंतर आप जरूर समझे। गोदान 1936 है और कामायनी 1935 है। कामायनी के संबंध में कथन किसका है? मानवीय चेतना के विकास में महाकाव्य है। मानवीय चेतना के विकास का महाकाव्य है। कामायनी के संबंध में बहुत से कथन है, तो ये कथन कामिनी के आप याद कर लेंगे और मुझे समय मिलता है मैं भी करवाऊंगी। अगर मुझे कामिनी के संबंध में कथन किसका? मानव चेतना के विकास का। डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन, नामवर सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 22 का आपका रहेगा ए, डॉक्टर नगेंद्र। देखो भाई मैं एक ट्रिक बताऊंगी। मानवीय चेतना के विकास का महाकाव्य कौन है? कामिनी। और कामिनी जयशंकर प्रसाद की 1935 इसका सन है।
देखो जब हमें नाग लड़ जाता है तो एकदम से हमें चेत हो जाए कि आप चाहे निंद्रा में हो। अब ये मत कहना कि मैम आप क्या सोच रही हो हमारे बारे में, नाग लड़, वैसे मैं कह रही हूँ कि कोई भी अब नाग काट ले मान लीजिए किसी को, तो नींद में भी क्या वो क्या एक चेतना आ जाती है, एकदम से हम झट से उठेंगे क्योंकि दर्द होगा। तो यही है। कैदी और कोकिला किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेव वर्मा। तो कैदी और कोकिला बहुत ही महत्वपूर्ण है लेकिन आसान भी है। कैदी और कोकिला इसका आपका रहेगा माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। हरिवंश राय बच्चन की सही अनुक्रम लगाना है। मधुकलश सतरंगिणी, मधुबाला मधुकलश सतरंगिणी, ये क्या है? तो 24 का आपका उत्तर रहेगा मधुबाला मधुकलश सतरंगिणी मिलन यामिनी। मधुबाला, मधुबाला का कितना है? मधुकलश का 1935 में शायद इनकी शुरुआत हुई है। तो भाई वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, वैसे काफी प्रश्न है, मैं इनको कल करवाऊंगी, आज थोड़ी सी। ठीक है, तो अगर आपको कहते हो कि मैम वीडियो थोड़ी लंबी लेकर आई है इतनी, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में उससे लिखना। और आपके 24 में से 24 प्रश्न करवाए हैं, लेकिन वैसे मैंने ओरल रूप से आपके कम से कम 40 प्रश्न 50 प्रश्न हो गए होंगे वैसे भी बताए हैं। तो ये नहीं है कि मैं जो लेकर आती हूँ तो उतने ही है, बहुत मैं मौखिक रूप से भी प्रश्न करवा देती हूँ। तो अभी जल्दी ही आपकी यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की कहानियों की क्लास आएगी। और ये है, अगर आपको एस्टेट ऑल टीजीटी पीजीटी के नोट्स लेने हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। नंबर मैं आपको बता देती हूँ, इसमें नंबर यहाँ लिख लो आप, 90 68 68 49 54 पर, जो कि पूरे यूट्यूब पर सबसे सस्ता बैच होगा। और यूजीसी नेट का भी और असिस्टेंट प्रोफेसर का, जिसमें आपकी यूजीसी नेट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इंटू चारों प्रोसेस की तैयारी हो जाएगी। अभी क्या है वो ऑफर चला गया है, पहले मैं 999 का दे रही थी, अब 1499 का हो गया है। यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर का एस्टेट एमआरएस एनवीएस और यूपी टीजीटी पीजीटी के भाई मात्र और मात्र क्या है 1100 का था, लेकिन अब आप करोगे तो 899 का आपको बैच मिल जाएगा। बैच मतलब क्लास आपको यूट्यूब में पीडीएफ मिल सकती है और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पीडीएफ प्राप्त करके मजबूत करें अपनी तैयारी। हाँ, लेकिन क्वेश्चन खेलने वालों की तैयारी नहीं हो पाएगी ऐसे, क्योंकि भाई देखो यूट्यूब से आपको सहायता मिल सकती है, लेकिन क्या है एक संपूर्ण पाठ्यक्रम नहीं मिल सकता। तो अपनी पीडीएफ लेकर अपनी तैयारी निरंतर क्रमबद्ध रूप से आप तैयारी कर सकते हैं। और ये कि आपका जो कीमती समय खराब हो रहा है, देखो 800,000 रुपये में कुछ नहीं आता है, लेकिन आपकी 70 से 80,000 रुपये की नौकरी पक्की हो रही है। ठीक है, और अगर आप देखो मेरी मेहनत है, एक दिन की 10 रुपए की मेहनत भी नहीं पड़ती। आपको लगता नहीं कितने हम पीडीएफ भी निकलवाएंगे, भैया जो लिख रहा है जो नोट्स तैयार कर रहा है वो देखो एक दिन के 10 रुपए भी उसकी मेहनत ना पड़े, तो सोच के देखना। ठीक है, तो ये कि अगर कई ऐसे होते कि हम तो सेल्फ स्टडी कर लेंगे लेकिन नहीं कर पाते हैं, मतलब कि हम तो क्योंकि एक जगह हर बुक में एक चीज़ नहीं मिलती है, संपूर्ण पाठ्यक्रम नहीं मिल पाता है। कहने को तो मान लीजिए कल मैं भी बुक लूँगी तो मैं भी कह दूंगी, लेकिन ये क्रमबद्धता के लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम आपके पास होना बहुत जरूरी होता है। और ये जो मेहनती बच्चे हैं जिसके पास पैसे का अभाव है, जो गृहिणी है, तो वो मेरे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। बाकी जिसके पास अच्छा पैसा है तो आप महंगी से महंगी कोचिंग लेकर भी अपनी तैयारी करें, ये आप पर निर्भर है। तो मैं कभी नहीं कहूँगी आप सस्ता लीजिए, आप महंगा कोर्स लीजिए, लेकिन जिसके पास भी पैसे का अभाव उनके लिए मैं खड़ी हूँ। क्योंकि देखो अब आपको लाख रुपए की यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की 80 से 90,000 रुपये सैलरी आपको स्टार्टिंग मिलेगी, तो 1,000 रुपये आपके लिए बहुत ज़्यादा अमानत नहीं होती। अगर आप सोच के देखें तो अपनी तैयारी को मजबूत करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप निरंतर क्लास चाहते हैं तो। और मैं चाहती हूँ कि आपका इसी भर्ती में चयन हो जाए। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।